वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को। इसको ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा था, लेकिन फिर से अगर वो वीडियो का अब 2-3 दिन हो गई वो वीडियो को आए, तो अगर आप लोग वो भूल चुके होंगे तो मैं यहाँ पे जहाँ तक हमने पढ़ा था उसको मैं रिवाइज़ करा दूँगी। रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फिर उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए लाया गया था ताकि जो है हमको सूचना का अधिकार कहने से ही समझ आ रहा है कि मतलब हमको हर इन्फॉर्मेशन का राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हर इन्फॉर्मेशन के बारे में, हर तो नहीं कह सकते लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि जनता तक पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार है हमको। तो ये कब लाया गया? ये 2005 में लाया गया ये सूचना का अधिकार अधिनियम। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि हमें जो है राइट टू मतलब हमें ये राइट है कि हमारे पास ये राइट्स है कि हम अपनी जो विचार है उसको हम सामने वाले तक रख सकते हैं, या फिर जो भी हमारे विचार है, हमें हमारी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, उनको हम किसी के समक्ष रख सकते हैं। तो हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों का ये मतलब ये जो गणराज्य कहने का मतलब है कि ये ऐसा एक राज्य है, ऐसा एक देश है जो कि लोगों से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है विचारों को अभिव्यक्त करना जो है एक स्वतंत्र रूप से हमारा हक है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से हमारा हक है, तो जनता का जो भी विचार है वो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, जनता के विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। उनको ये चीज़ जो है ये उस रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से इस चीज़ों को, अपने जो भी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, उसको यहाँ पे रख सकते हैं। और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का मूल आधार होता है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम अगर कोई भी आएगा तो उसमें धाराएं होंगी, लेकिन उससे सबसे पहली बात यह है कि उसको पारित होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर कोई भी अधिनियम या फिर कोई भी लॉ अगर आता है तो सबसे पहले वो कहाँ से पारित होता है? वो सांसद से पारित होता है। तो सांसद से अगर पास हो गया तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति से पास होने के बाद ही वो क्या होता है? पूरे भारत में लागू होता है। तो सांसद से पारित जो है ये 11 मई 2005 को हुई। अब ये तो याद हो जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो 2005 हमको ईयर तो याद हो गया, लेकिन डेट जो है वो कैसे याद करें? तो 11 मई को लोकसभा में पारित हुई, राज्यसभा में 12 मई को पारित हुई। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो जस्ट एक महीने बाद 15 जून को ये फिर से राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, और फिर उसके बाद 4 महीने बाद ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हुआ? भारत में पूरा लागू हो गया। तो संसद में पारित कब हुआ? 11 और 12 को पारित हुआ, 11-12 मई को। फिर उसके बाद जून में ये कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास घूमने के लिए गया, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास से स्वीकृति मिली, राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद भारत में लागू ये कब हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? तो एक पारदर्शी बनाने के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे किसके बीच? जनता के बीच, और जो भी हमारे अधिकारी लेवल के अफसर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे होते हैं, उनके, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारे मंत्रीगण हैं, ठीक है, जो हमारे हेड पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हेड हैं, उनके बारे में और हमारे तक जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बीच एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। मतलब जो सूचना हम तक पहुंचनी चाहिए वो हमारे तक पहुंचे। अगर जैसे कि सपोज़ एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ कि अगर भारत सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि मतलब कोई भी योजना के तहत इतने करोड़ राशि जो है देनी है। अब ये जो है ये चीज़ें जो है जनता को नहीं पता है, ये सिर्फ क्या है, अधिकारी लेवल तक पता है, ये जो है जनता को नहीं पता है। तो इससे क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार भी हो सकता है। भ्रष्टाचार हो सकता है, नहीं होता भी है, भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि मनरेगा के तहत ही तो क्या हुआ था, मनरेगा में जो है देखे थे हमने, जब सामाजिक अंकेक्षण क्यों लाया गया था, सोशल ऑडिट इसीलिए लाया गया था, क्योंकि क्या होता था कि उसमें जो है जो भी मजदूर होते थे उनका नाम जो है अटेंडेंस शीट में तो लिख दिया जाता था, लेकिन उनको बुलाया नहीं जाता था और उनके पैसे जो है खुद रख लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि पारदर्शी बनाए रखने के लिए, जो भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ताकि जनता और जो है अधिकारी लेवल पे जो बैठे हुए हैं, लोक प्राधिकारी हैं, उनके बीच जो है एक पारदर्शी बने रहे। ठीक है, प्रशासन में उत्तरदायी के गुणों का विकास करना होगा। लोक प्राधिकारियों
में जवाबदेही का निर्धारण, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम जो है इसके लिए मतलब रोकथाम तो नहीं कर सकते, एक तरीके से दुरुपयोग ना हो, भ्रष्टाचार जो है सरकार पदों का जो है दुरुपयोग ना हो, ये चीज़ें देखने के लिए लोक प्राधिकारों के नियंत्रण अधीन किसी सूचना की जनसाधारण तक पहुंच सुनिश्चित करना। लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन, किसके अधीन? लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन किसी सूचना को, कोई भी सूचना को जो है जनसाधारण तक मतलब लोगों तक पहुंचाना जो है ये सुनिश्चित करना है। ठीक है, मतलब इस जो है अधिनियम का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी लोक प्राधिकारों के नियंत्रण अधीन जो भी सूचना है वो जनसाधारण मतलब लोगों तक, आम जनता तक पहुंचना जो है ये सुनिश्चित करना। संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीयता बनाए रखना, नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अब विकास की बात करें तो विकास में अगर देखा जाए तो 1766 में पहली बार क्या हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है स्वीडन में आया था। स्वीडन ने मतलब प्रथम बार सूचना का अधिकार स्वीडन ने दिया। तो किसने दिया? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये स्वीडन ने 1766 में दिया। फिर भारत में सूचना के अधिकार की जो है मांग की, वो कौन से स्टेट ने? राजस्थान राज्य जो है राजस्थान ने क्या की, भारत में जो है राजस्थान ने सूचना के अधिकार अधिनियम की मांग की। 1997 में केंद्र सरकार द्वारा एच.डी. सोरी के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। यहाँ पे क्या हुआ कि 1997 में केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, 1997 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया कि एक समिति बनाई गई। किसके अध्यक्षता में? एच.डी. सोरी के अध्यक्षता में, और केंद्र सरकार द्वारा ये गठित किया गया। केंद्र सरकार ने क्या किया, एक समिति बनाई, उस समिति की अध्यक्षता जो है एच.डी. सोरी ने की, और जिसके द्वारा मतलब किसके द्वारा गठित की गई? केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई, और इसकी अध्यक्षता जो है एच.डी. सोरी की अध्यक्षता में की गई। सूचना का स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, ड्राफ्ट बनाया गया, जिसका क्या नाम रखा गया? सूचना का स्वतंत्रता विधेयक जो है एक ड्राफ्ट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। इन कानून से पहले, ये जो कानून था इससे पहले 9 राज्यों ने इसे लागू कर रखा था। इन कानून से पहले, ये जो कानून था इससे पहले 9 राज्यों ने इसे लागू कर रखा था। तमिलनाडु 1997 में पहला राज्य बना था। तो 1997 में जो है इस सूचना का स्वतंत्रता विधेयक का जो है इसमें पहला राज्य कौन बना था? तमिलनाडु बना था, और 9 राज्य ऐसे थे जिसने ऑलरेडी लागू कर रखा था। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को 15 जून 2005 मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 15 जून 2005 को। तो राष्ट्रपति की अनुमति मिली 120 दिन बाद, मतलब यहाँ पे 120 दिन दिया है। जैसे कि मैंने बताया 4 महीने बाद कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ? भारत में लागू हुआ। तो 120 दिन भी कह सकते हैं, या फिर 4 महीने भी कह सकते हैं। 4 महीने या फिर 120 दिन बाद यहाँ पे क्या हुआ? भारत में ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। अब पहली धारा हमने देख ली। पहली धारा में कुछ नहीं रहता है, संक्षिप्तीकरण, विस्तार, ये सारी चीज़ें बताई रहती है। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 2 क्या कहता है। धारा 2 के बारे में जानते हैं। धारा 2 में हम परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषा में क्या क्या परिभाषा देखेंगे? समुचित सरकार के बारे में, सक्षम अधिकारी के बारे में, सूचना के बारे में, लोक प्राधिकारी और सूचना का अधिकार। ठीक है, तो समुचित सरकार जो है यहाँ पे ए में है। ई में जो है सक्षम अधिकारी है। सूचना के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में एफ में है। लोक प्राधिकारी के बारे में एच है, और जे में जो है सूचना का अधिकार है। ठीक है, तो जन लोगों को है ना, ऐसा आप याद रख सकते हैं। जे से याद रख सकते हैं जिन जिन लोगों को सूचना चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाए। तो सूचना का अधिकार जो है जे में बताया गया है। एच को कैसे याद रखें? लोक प्राधिकारी के बारे में हिंट पता करना, हिंट जानना, हिंट पता करना यहाँ पे। तो एच से हिंट याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एच से हो जाएगा लोक प्राधिकारी। तो हमने 2 चीज़ याद कर ली। सूचना का अधिकार कैसे याद किया? जिन जिन लोगों को सूचना चाहिए, जिन जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो परिभाषा वाले धारा में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जे में आ जाएगा। जिन जिन लोगों को, जिन से क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। एच से हमने क्या याद किया? लोक प्राधिकारी। तो लोक प्राधिकारी के बारे में जिनको भी हिंट चाहिए वो एच में आ जाए, धारा 2 के एच में आ जाए। अब सूचना से कैसे याद
याद रखेंगे, फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर इन्फॉर्मेशन ऐसे याद रख सकते हैं। तो फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है, फॉर इन्फॉर्मेशन। तो धारा जो है 2F में बताया गया है, तो सूचना का जो है 2F में जो बताया गया है सूचना के बारे में। सक्षम प्राधिकारी के बारे में बताया गया है 2E में, और समुचित सरकार के बारे में बताया गया है 2A में। तो इसका अगर आपसे कुछ बनता है तो आप बना सकते हैं ट्रिक। वैसे तो ये तीनों का मैंने ट्रिक बना दिया, और अगर आप ये दोनों को याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अब कैसे हम आगे देखते हैं इसको, क्या क्या बताया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो समुचित सरकार के बारे में हम जानते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कहते हैं। तो धारा 2A में बताया गया है समुचित सरकार, मतलब समुचित को एक तरीके से क्या कहेंगे कि जैसे कि इसको देख लेते हैं। समुचित सरकार से आशय उस सरकार से है जिस पर सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होता है। तो अंतिम उत्तरदायित्व मतलब सबसे हेड लेवल पे कौन बैठते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र से मतलब समुचित मतलब क्या कह सकते हैं आप, एक तरीके से पूरे तरीके से जो है सबके सरकार होंगे, मतलब हर लोगों के सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे हेड लेवल पे, ऐसा मैं समझाने के लिए ट्रिक कह रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि समुचित सरकार से कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे मतलब अंतिम लेवल के उत्तरदायित्व, सूचना प्रदान करने का जिनके पास अंतिम उत्तरदायित्व होता है, तो वो कौन हो जाते हैं, वे केंद्र सरकार हो जाते हैं और राज्य सरकार हो जाते हैं। राज्य से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र से संबंधित केंद्र सरकार। जैसे कि केंद्र लेवल पे अगर कोई सूचना चाहिए तो उसके अंतिम लेवल के जो उत्तरदायित्व कौन होंगे, तो ये होंगे केंद्र सरकार। वहीं अगर राज्य के बारे में कोई सूचना चाहिए तो उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, अंतिम वाले समुचित सरकार कौन होंगे, वो राज्य सरकार होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि केंद्र सरकार पे क्या चाहिए, जैसे कि हमको रेलवे के बारे में, ट्रेन के बारे में जो है कुछ जानना है, इन्फॉर्मेशन रेलवे से सूचना चाहिए। तो जो आपको पता ही होगा कि रेलवे जो है एक तरीके से केंद्र सरकार इसको क्या करती है, हैंडल करती है। तो हम इसकी सूचना के लिए केंद्र सरकार के पास जाएंगे। लेकिन वहीं पुलिस के बारे में कहेंगे तो पुलिस जो है ये हर राज्य में होता है, तो हर राज्य की पुलिस अलग अलग होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, राज्य सरकार के पास जाएंगे। अब नेक्स्ट है सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास जाएंगे। समुचित सरकार जो है ऑल ऑफ द एबव ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबके सरकार कौन हो गए, ऑल ऑफ द एबव, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ऑल ऑफ द एबव किस में बताया गया है, समुचित सरकार के बारे में बताया गया। ऑल ऑफ द एबव में जो है समुचित सरकार के बारे में बताया गया है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार होते हैं। अब नेक्स्ट होगा सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा। तो सूचना का अधिकार जो है सुनिश्चित करने के लिए, सूचना का अधिकार जो है ये सुनिश्चित करने के लिए एक नियुक्त प्राधिकारी जो है, नियुक्त प्राधिकारी ये नियुक्त किया गया है, मतलब इसको इलेक्ट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये एक इलेक्टेड पोजीशन पे बैठते हैं, ठीक है। तो ये एक नियुक्त प्राधिकारी हैं जो कि सक्षम प्राधिकारी होगा। अब जैसे कि लोकसभा के लिए क्या होता है, स्पीकर होता है। लोकसभा में सक्षम अधिकारी स्पीकर होगा, विधानसभा में सभापति होगा, और वहीं उच्च न्यायालय की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति होगा। इसके अलावा संस्था जो केंद्र राज्य के अधीन हो, जो संस्था जो है केंद्र और राज्य के अधीन स्थापित है, उसमें केंद्र सरकार के संस्था में केंद्र सरकार के संस्था के लिए राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के संस्था के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को हम कभी नहीं चुनते, राज्यपाल को हम कभी सेलेक्ट नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इनको मतलब अपर लेवल के लोग ही यहाँ पे चुनते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं क्या होते हैं, सक्षम प्राधिकारी होते हैं। जैसे कि स्पीकर हो गए, सभापति हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, केंद्र लेवल पे हो गए राष्ट्रपति, और वहीं अगर राज्य लेवल पे बात करें तो राज्यपाल हो गए। तो ये हो जाते हैं सक्षम अधिकारी, जो सक्षम होते हैं, मतलब एक तरीके से अपने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, फर्स्ट हमने धारा 2A में देखा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मतलब जो सबको लेके चलते हैं, तो वो हमारे हो गए समुचित सरकार, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार होते हैं। धारा 2E में पढ़े हमने सक्षम अधिकारी, जो कि सक्षम होते हैं। अब इनको क्या किया जाता है, इनको चुना जाता है। तो ये कौन होंगे, लोकसभा में स्पीकर होंगे, राज्यसभा में सभापति होंगे, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। इसके अलावा केंद्र लेवल पे राष्ट्रपति होंगे, और राज्य लेवल पे जो है राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट है सूचना के बारे में जानेंगे। तो फॉर इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है, सूचना के बारे में जानना है, तो धारा 2F में पता चलेगा। धारा 2F में क्या है? फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सूचना एक वैसी जानकारी है जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। सूचना एक ऐसी जानकारी है। अब ये अर्थपूर्ण आंकड़ों का संग्रह है, मतलब कोई ना कोई इससे मीनिंग निकलना चाहिए। जो भी एक जैसे जो भी सूचना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो एक तरीके से उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, अर्थपूर्ण आंकड़ा होगा वो एक। ठीक है, अर्थपूर्ण आंकड़े का संग्रह होता है। जैसे कि A से Z तक हम पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम A से Z तक जो लास्ट पढ़ रहे हैं बचपन से, तो ये हमको अब समझ आ रहा है कि हाँ, A से Z जो है ये एक सीक्वेंस है, ये इसका एक मीनिंग निकल जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, ऐसा करके। तो वैसे ही ये एक अर्थपूर्ण आंकड़ों का संग्रह होता है A से Z लेके। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी दस्तावेज, अभिलेख, फ्लॉपी, CD, PD, DVD एक्सेट्रा सूचना है। अब ये सूचना जो है किसी भी चीज़ में मिल सकती है, जैसे कि दस्तावेज़ में, अभिलेख में, फ्लॉपी में, CD में, पेन ड्राइव में, DVD में, ये सारी चीज़ों में सूचना जो है ये ली जा सकती है। अब लोक प्राधिकारी के बारे में देखेंगे, तो लोक प्राधिकारी जो है धारा 2H में देखेंगे। ठीक है, तो धारा 2H में जो है लोक प्राधिकारी के बारे में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे 2H में देखा कि लोक प्राधिकारी के बारे में पब्लिक अथॉरिटी इसको कहते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2J में परिभाषित किया गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कौन से धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2J में परिभाषित किया गया है। मतलब इसको J भी कह सकते हैं। जिन जिन लोगों को, ऐसा मैंने कहा था ना, तो जिन जिन लोगों को सूचना के अधिकार के बारे में जानना है वो धारा 2J में आए, मतलब 2J में आए। ठीक है, तो धारा 2J में जो है सूचना का अधिकार जो है परिभाषित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में नियुक्त अधिकारी जिसे सूचना देने का अधिकार प्राप्त होगा। तो लोक प्राधिकारी कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे संविधान द्वारा या फिर सांसद के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा चुना गया है। ठीक है, वो सूचना देने का अधिकार प्राप्त होगा उसको। मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सूचना देने का अधिकार प्राप्त होगा, जो कि सांसद के द्वारा चुना गया हो, राज्य विधानमंडल द्वारा चुना गया हो, विधि या सरकार द्वारा चुना गया हो। मतलब एक तरीके से एक अलग से यहाँ पे क्या किया जाता है, एक अलग लोगों को चुना जाता है जो कि यहाँ पे सूचना देने का अधिकार इनको प्राप्त होता है। कोई भी सूचना हमको चाहिए तो एक अलग लेवल के अधिकारी यहाँ पे बना देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। ठीक है, अब सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, ये धारा 2J में बताया गया है। कौन से में बताया गया है? धारा 2J में बताया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन। जिन जिन लोगों को सूचना के अधिकार के बारे में जानना है वो धारा 2J में आए। तो इसमें धारा के अधिकार से आशय सूचना प्राप्त करने के अधिकार से है। तो सूचना के अधिकार आशय सूचना प्राप्त करने के अधिकार से, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। तो कौन कौन से अधिकार जो हैं ये प्राप्त हैं? तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है, नमूना प्राप्त करने का अधिकार है, भंडारित सूचना प्राप्त करने का। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस ये कौन से धारा में आता है ये आप जान लें। अब हम जैसे कि यहाँ पे अधिनियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितने अध्याय हैं और ये अध्याय किसके अंतर्गत, कौन कौन से धारा के अंतर्गत आते हैं? जैसे कि प्रारंभिक जो है ये धारा 1 से 2, ठीक है, लोक प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी की बाध्यताएं क्या क्या होंगी, क्या क्या बाउंडेशन होगा, ये धारा 3 से 11 में देखेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हम धारा 12 से 14 के बीच में देखेंगे। राज्य सूचना आयोग के बारे में जो है 15 से 17 के बीच में देखेंगे। सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में 18 से 20 के बीच में देखेंगे। और प्रकीर्ण जो है इसके जो है इसमें हम देखेंगे 21 से 31 के बीच में। अब ये जो अध्याय है ये हम देखेंगे इतने धाराओं में, ठीक है। तो टोटल 31 धाराएं हैं, 1 से लेके 31 धाराएं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जैसे कि लोक प्राधिकारी की क्या बाध्यताएं होंगी, केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये किसके लिए है, राज्य सूचना आयोग किसके लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है इस धाराओं में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सूचना का अधिकार जो है धारा 3 में बताया गया। धारा 2 तक तो हमने देख लिया। प्रारंभिक जो धारा थी उसमें हम क्या देखते हैं, विस्तार, उसके बारे में संक्षिप्तीकरण, विस्तार, ये सारी चीज़ें देखते हैं। धारा 2 में देखा हमने परिभाषाएं देख ली। अब धारा 3 में क्या है, धारा 3 में सूचना का अधिकार, भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब हर ऐसा व्यक्ति जो है, हर इंसान जो है, सूचना का अधिकार यहाँ पे प्राप्त करने के लिए अधिकार होता है। भारत का हर नागरिक के पास ये राइट होता है कि वो अपना मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो यहाँ पे उसके लिए अधिकार वो होगा कि वो उस इंफॉर्मेशन को जान सके। लेकिन इसमें कुछ बाध्यताएं भी होती हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कौन से इंफॉर्मेशन को वो नहीं जान सकता है। नेक्स्ट है लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, धारा 4 में बताई गई है। तो क्या क्या बाध्यताएं होती है, 3 में हमने देख लिया कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है मतलब सूचना का अधिकार, जैसे कि धारा 2J में देखा था हमने कि जिन जिन लोगों को सूचना के अधिकार के बारे में जानना है वो सूचना के अधिकार जो है धारा 2J में आए, मतलब 2J में आए। लेकिन हर नागरिक को यहाँ पे क्या है, सूचना का अधिकार प्राप्त कर सूचना का मतलब सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये धारा 3 में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर मतलब जो भी भारतीय जनता है, भारतीय लोग है, भारतीय नागरिक है, उनके पास सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है, ये धारा 3 में बताया गया है। धारा 4 में बताया गया है कि क्या बाध्यताएं होंगी। तो धारा 4 में क्या बताया गया है, बाध्यताएं क्या होंगी। लोक प्राधिकारी की क्या बाध्यताएं होंगी। तो बाध्यताओं से आशय लोक प्राधिकारी को सौंपे गए दायित्व से यह निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या बाध्यताएं हैं ये हम देख लेते हैं। दस्तावेज से संबंधित, लोक प्राधिकारी का दायित्व है कि वह संबंधित दस्तावेज का अनुक्रमणिका बद्ध करें। ठीक है, तो ये जो है ये किसके है, दस्तावेज से संबंधित है। संगठन से संबंधित, संगठन के दायित्वों का निर्धारण करना, प्राधिकारियों के दायित्व का निर्धारण करना, मानक तय करना, एक मानक तय करना, सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना। एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसके तहत जो है हमको सूचना देने वाला कौन होता है, इसके लिए कौन अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो सूचना अधिकारी यहाँ पे एक नियुक्त किया जाता है। सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्धारण, उनके क्या क्या काम होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, इसका निर्धारण किया जाता है। संगठन के क्या क्या दायित्व होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है। प्राधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। एक मानक तैयार किया जाता है, एक लेखा जोखा जो है ये एक तैयार किया जाता है। अब नीति से संबंधित, नीति मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे क्या रूल्स हैं यहाँ पे, तो सूचना के अधिकार के तहत नीति का निर्धारण करना। तो यहाँ पे सूचना के अधिकार के तहत एक रूल तैयार करना और वहीं पे नीति से संबंधित सूचना जनता तक पहुँचाना और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर उसको बिना रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ भी करेंगे तो वो मतलब ऐसा है ना कि सही तरीके से काम नहीं होगा। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ज़रूरी है। तो नीति से संबंधित, रूल से संबंधित क्या है कि उसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है जनता तक ये सूचना पहुँचाना जो है ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे पद नामों की नियुक्ति। पद नामों की नियुक्ति, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के भीतर निम्न अधिकारियों पद नाम के नियुक्त होंगे। मतलब केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे अगर सूचना का अधिकार जो है इस अधिनियम के तहत 100 दिन के भीतर इस अधिनियम के लागू होने के, मतलब जैसे कि ये कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो 12 अक्टूबर 2005 के लागू होने के 100 दिन बाद, 100 दिन के बाद जो है यहाँ पे क्या किया गया, निम्न अधिकारियों का यहाँ पे पद नाम नियुक्त किया गया। मतलब कौन यहाँ पे जो है सूचना का अधिकार दे सकता है। तो यहाँ पे केंद्र लेवल पे भी अलग लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है और राज्य लेवल पे भी अलग लोगों को इलेक्ट किया जाता है। तो केंद्र लेवल पे 2 लोग होते हैं, एक मेन तो केंद्र सूचना अधिकारी होगा लेकिन उसके साथ एक सपोर्टर भी होगा। मतलब यहाँ पे सूचना के लिए केंद्रीय सहायक, यहाँ पे सपोर्टर यहाँ पे हो गया। वैसे ही स्टेट लेवल पे भी राज्य सूचना अधिकारी होगा लेकिन उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सहायक राज्य सूचना अधिकारी भी होगा। ठीक है, यह उस केंद्रीय सूचना अधिकारी के बारे में देखें तो यह उस आवेदन का निपटारा करेगा, इसके पास आवेदन किया जाएगा।
सबसे पहले अगर हमको आवेदन करना है, कोई भी सूचना हमको चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आवेदन हम किसके पास करेंगे? उसके लिए आवेदन हम करेंगे जो सहायक होंगे, जो सपोर्टर होंगे, उनके पास हम आवेदन करेंगे। फिर ये सपोर्टर जाके किसको बताएगा? केंद्रीय सूचना अधिकारी को बताएगा। फिर ये उस आवेदन का क्या करेगा? निपटारा करेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा कि राज्य में जो सहायक होगा उसके पास हम जाके आवेदन लेके जाएंगे और उस आवेदन का निपटारा जो है राज्य सूचना अधिकारी जो है ये करेगा। अब सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, 6 लोग मिलके जो है अब क्या करेंगे? 6 लोग मिलके सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे। अब छी यार, सूचना प्राप्त करने के लिए भी अनुरोध करना पड़ेगा, ये दिन आ गए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो छी से 6 याद रख सकते हैं। छी यार, सूचना प्राप्त करने के लिए भी अनुरोध करना पड़ेगा, तो धारा 6 से छी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप धारा 6 को याद रख सकते हैं। और इसको कैसे याद रखेंगे? पद नाम की नियुक्ति को, पद नाम की, अरे यार ये सूचना के अधिकार अधिनियम 5 धारा 5 में भी बहुत प्रपंच है, तो प्रपंच से याद रख सकते हैं कि इसमें भी 2-2 लोगों को चुना गया है। केंद्र लेवल पे भी 2 लोगों को चुना गया है, राज्य लेवल पे भी 2 लोगों को चुना गया है। तो बहुत प्रपंच है यार, बहुत प्रपंच है। तो धारा 5 से प्रपंच जिसमें 2-2 लोगों को चुना गया है, यहाँ पे नियुक्त किया गया है और 100 दिन के भीतर जो है यहाँ निम्न अधिकारियों को क्या किया गया है? पदनाम नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब धारा 6 में छी यार, इसके लिए भी सूचना के अधिकार के लिए भी यहाँ पे अनुरोध करना होगा। तो इसमें क्या दिया गया है? इसके लिए विहित शुल्क अदा करना अनिवार्य है। विहित शुल्क अदा करना अनिवार्य है। विहित शुल्क की राशि जो है 10 है। कितनी है? 10 रुपये है। गरीबी रेखा से नीचे जो है जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क है। जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क है, लेकिन उससे ऊपर जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको कह सकते हैं कि उनके लिए विहित शुल्क कितना है? सिर्फ 10 रुपये है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। तो अगर जो भी सूचना हमको चाहिए उसके लिए ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हमको यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आवेदन जो है एक सादे कागज़ में किया जाता है। तो कैसे कागज़ में किया जाता है? प्लेन पेपर में किया जाता है। प्लेन पेपर में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यह आवेदन हिंदी, अंग्रेज़ी या किसी राज्य की राज्य भाषा में किया जा सकता है। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं सूचना के लिए, जो भी सूचना आपको चाहिए। यह आवेदन सूचना अधिकारियों को संबोधित होगा। ये किसको संबोधित होगा? अगर जो भी आवेदन आप लिखेंगे ये किसको संबोधित होगा? तो ये सूचना अधिकारियों को जो है ये संबोधित होगा, सूचना अधिकारियों को ये संबोधित होगा। तो सूचना प्राप्त करने के लिए इसके लिए भी अनुरोध करना पड़ेगा। छी यार कितना ख़राब है। तो धारा 6 में ये बताया गया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विहित शुल्क देना पड़ेगा, जो कि 10 रुपये की राशि है, लेकिन गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे व्यक्ति को यहाँ पे निःशुल्क है। सूचना का अधिकार जो है प्राप्त करेंगे, वो किससे प्राप्त करेंगे? किसके पास आवेदन करना होगा? तो सूचना अधिकारियों के पास से हम मतलब हमको यहाँ पे आवेदन जो है किसके पास करना पड़ेगा? सूचना अधिकारियों को करना पड़ेगा। यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा जो कि सादे कागज़ में, और ये किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, अंग्रेजी या फिर कोई भी राज्य की राज्य भाषा में किया जा सकता है। अब जैसे कि आपने अनुरोध कर लिया, आपने वहाँ पे क्या कर लिया? आवेदन भी कर लिया, लेकिन अब अनुरोध का निपटारा, अब अनुरोध का निपटारा जो है धारा 7 में होगा। साथ मिलके निपटारा करेंगे। कौन निपटारा करेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे हम कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलके निपटारा करेंगे। तो धारा 7 से साथ याद रख सकते हैं। धारा 7 में जो है साथ मिलके निपटारा करेंगे, तो ये जो है इसमें बताया गया है कि अनुरोध का निपटारा तो अनुरोध का निपटारा जो है, निपटारा कैसे करेंगे? धारा 7 साथ मिलके निपटारा करेंगे, साथ मिलके निपटारा करेंगे। तो सामान्यतः 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान कर दी जाएगी। 30 दिन के भीतर क्या कर दी जाएगी? सूचना प्रदान की जाएगी। विशेष परिस्थिति में जहाँ पे मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित है वहाँ पे 45 दिन का टाइम उनको लगेगा भीतर सूचना प्रदान करने में। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित है तब 48 घंटे में उनका जो है सूचना प्रदान करना अनिवार्य हो जाएगा। तो जैसे जिस दिन आपने आवेदन किया उस दिन से लेके, अगर सामान्य कंडीशन है, जिस दिन मैंने, जैसे सपोज़ आज मैंने आवेदन किया, तो आज से लेके सामान्य कंडीशन में 30 दिन के भीतर जो है यहाँ पे सूचना प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन कोई जो है मानव अधिकार उल्लंघन का कंडीशन है, मानव के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में 45 दिन के भीतर सूचना प्रदान कर दी जाएगी। और अगर कहीं पे किसी के जो है स्वतंत्रता से रिलेटेड है, किसी व्यक्ति के जीवन से या फिर उनके स्वतंत्रता से संबंधित
संबंधित है तो यहाँ पे 48 घंटे में उनको क्या होगा, सूचना प्रदान करना यहाँ पे अनिवार्य हो जाएगा। यदि दिए गए समय में सूचना ना मिले या दिए गए सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं, जो कि धारा 19 में बताया गया है। तो जैसे कि अगर जैसे आपने सबसे पहले आवेदन किया, आवेदन करने के बाद अगर सामान्य कंडीशन है तो 30 दिन के भीतर आपको सूचना जो है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। कोई अगर मानव उल्लंघन का कंडीशन है, मानव अधिकार उल्लंघन का कंडीशन है तो 45 दिन के भीतर आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन अगर जैसे किसी के हक का यहाँ पे कुछ जा रहा है, जैसे कि कुछ हक छीना जा रहा है, कुछ उसके स्वतंत्रता के ऊपर बात आ रही है, किसी के जीवन की स्वतंत्रता के ऊपर, तो यहाँ पे 48 घंटे के भीतर जो है उनको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन अगर जैसे जो सूचना आप तक पहुँची वो सूचना से आप संतुष्ट नहीं है या फिर वो अधूरा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से अपील कर सकते हैं, जो कि धारा 19 में बताया गया है। तो धारा 19 में बताया गया है कि आप फिर से अगर जैसे कि कोई भी सूचना आपको मिल रही है तो उससे आप संतुष्ट नहीं है या फिर वो पूरा नहीं है, तो धारा 19 में आपको क्या कर सकते हैं, आप उसके तहत जो है फिर से अपील कर सकते हैं। यदि सूचना में किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है तो 40 दिन के भीतर जो है सूचना दे दी जाएगी। अगर जैसे कि आपका जैसे कि उस सूचना से कोई तीसरे पक्ष वहाँ पे जुड़ा हुआ है, तीसरा पक्ष यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो उसके तहत जो है 40 दिन के भीतर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उस सूचना को जो है 40 दिन के भीतर आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो अगर उस सूचना में किसी तीसरे का हित जुड़ा हुआ है, किसी तीसरे के लिए अच्छाई जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे 40 दिन के भीतर उस सूचना को दे दी जाएगी। अब अपील कैसे करेंगे, धारा 19 में बताया गया है। तो जैसे कि अगर कोई भी सूचना है, उस सूचना से आप क्या होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते या फिर वो सूचना आपको अधूरा लगता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में उस सूचना के लिए आप अपील कर सकते हैं फिर से धारा 19 के तहत, या फिर ये धारा 19 के तहत आप कर तो सकते हैं, ठीक है, फिर से अपील कर सकते हैं। लेकिन ये एक विधिक प्रक्रिया है, क्या है, एक विधिक प्रक्रिया है, जिसमें सूचना मांगकर्ता संतुष्ट न होने पर शीर्ष अधिकारी से सूचना की मांग करता है। तो यहाँ पे ये एक विधिक प्रक्रिया है और यहाँ पे क्या कर सकता है, शीर्ष अधिकारी को डायरेक्ट यहाँ पे सूचना के लिए मांग कर सकता है। तो जो शीर्ष अधिकारी होगा उसको जो है यहाँ पे सूचना के लिए जो है यहाँ पे डायरेक्ट अपील कर सकता है। तो अपील कौन से कंडीशन में करेगा, जब वो संतुष्ट ना हो। तो वो संतुष्ट कैसे नहीं होगा, कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है, जैसे कि हो सकता है सूचना अधूरा हो या फिर भ्रामक सूचना हो, भ्रमित किया गया हो, पूरे तरीके से सूचना जो है उनको बताई ना गई हो, विलम्ब से सूचना प्राप्त हुआ, बहुत लेट से सूचना प्राप्ति हुई हो यहाँ पे, जैसे कि, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे अपील कर सकते हैं। पहली अपील 30 दिन के भीतर किया जाएगा सूचना प्राप्त होने के। जैसे कि आज सूचना प्राप्त हुई, जैसे कि मेरे को सामान्य कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने आवेदन किया, आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मेरे को सूचना मिल गई। अब उस 30 दिन के भीतर जो है मेरे को सूचना मिली, लेकिन उस सूचना से मैं संतुष्ट नहीं हूँ या फिर वो पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो अधूरा है। तो अब मेरे को फिर से अपील करना है, तो धारा 19 के तहत मैं अपील करूँगी। तो पहली अपील जो है वो 30 दिन के भीतर करूँगी। किसके 30 दिन के भीतर, जैसे कि आज मेरे को सूचना मिली, आज जैसे कि आज का डेट है 1 मई जो है डेट है आज, तो आज से 30 दिन के भीतर, मतलब इस 30 मई के बीच में मैं किसी भी दिन जो है अपील कर सकती हूँ सूचना प्राप्त होने के बाद। सूचना प्राप्त होने के लिए दी गई अवधि के 30 दिन के भीतर यह अपील सूचना अधिकारी को के सक्षम किया जाएगा, क्योंकि पहली सूचना सहायक अधिकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहली सूचना कौन देता है, पहली सूचना जो देता है वो सूचना जो अधिकारी का सहायक होता है। जैसे कि हमने देखा कि पद नाम की नियुक्ति में धारा 5 में बहुत प्रपंच किया गया था, पद नाम की नियुक्ति किया गया था केंद्र और राज्य लेवल पे। तो वहाँ पे सूचना अधिकारी सहायक सूचना अधिकारी बनाया गया था और एक मेन सूचना अधिकारी बनाया था, दोनों स्टेट लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी। तो पहली जो सूचना देती हैं वो कौन देते हैं, यहाँ पे सहायक सूचना अधिकारी देते हैं। लेकिन हमको यहाँ से हम उसके जो सूचना है उससे क्या हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो अब हम क्या करेंगे, उसके अधिकारी लेवल पे जाएंगे। तो मेन हेड जो है यहाँ पे पहली अपील के जो है, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो है, क्योंकि पहली सूचना जो है सहायक अधिकारी दिया था, तो अब इस अपील करने के बाद सूचना अधिकारी के समक्ष ये किया जाएगा। ठीक है, पहली जो हमने अपील की थी वो किसके अगेंस्ट नहीं, किसके समक्ष रखी थी, तो हमने सहायक के समक्ष रखी थी। लेकिन अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम फिर से अपील कर रहे हैं, जैसे कि पहले आवेदन किया था वो तो पहला आवेदन था,
लेकिन अब अपील कर रहे हैं, ठीक है, फिर से अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम उस जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे अपील लगा रहे हैं फिर से। तो यहाँ पे सूचना अधिकारी के समक्ष डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली अपील रख सकते हैं, और ये 30 दिन के भीतर रखना होगा जब से हमको सूचना मिली है उस दिन से। दूसरी अपील कब रखेंगे, यह अपील 90 दिन के भीतर किया जाएगा। तो यह अपील जो है कब किया जाता है, 90 दिनों के भीतर किया जाता है, ठीक है। 3 महीनों के भीतर जो है ये अपील, दूसरा अपील कर सकते हैं। यह अपील जो है किसके समक्ष रखा जाएगा, आयोग के समक्ष रखा जाएगा। आयोग का निर्णय जो है ये अंतिम होगा। आयोग जो निर्णय लेगा वो क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। तो आज तक हमने यहाँ तक देख लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 स्लाइड्स और बची होंगी, वो कल के वीडियो में देख लेंगे। अभी हम MCQ देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे थे सामाजिक अंकेक्षण का जो है MCQ। इससे पहले वाले में हमने 25th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम देखते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो सामाजिक अंकेक्षण की अध्यक्षता कौन यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्थिति के लिए मनोनीत सदस्य जो होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने की जवाबदारी है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, इसके तहत जो है सामाजिक अंकेक्षण कराने का जवाबदारी किसका है, तो ये जवाबदारी होती है जो है सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की होती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना कितने दिन पहले देना आवश्यक है। तो कितने दिन पहले यहाँ पे देना आवश्यक है, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 7 दिन पूर्व। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण साल में कितने बार होना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 बार, और बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत दी गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण के अलावा खातों का ऑडिट कौन कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑडिट करने वाला होगा वो CA भी हो सकता है, महालेखाकार भी हो सकता है, विभागीय ऑडिटर भी हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक कैलेंडर तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो वार्षिक कैलेंडर जो यहाँ पे तैयार करता है, ये जो होता है यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण जो इकाई होती है, एक गवर्निंग बॉडी जो होती है, ये जवाबदारी होती है कैलेंडर तैयार करने की। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा, इसके ग्रुप द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेज पत्राचार के कितने दिवस के भीतर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदाय किए जाना प्रावधान है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 दिवस। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7 दिवस। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हेतु दल गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हेतु, ग्राम पंचायत में क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण हेतु दल गठन किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। तो ये ग्रुप जो है कितने लोगों का होता है, 3 से 4 ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण का दल गठन किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता एवं ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा ग्राम पंचायत में कितने दिवस रहकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया जाता है। तो कितने दिन रहते हैं इन लोग, ज़्यादा दिन तो रहेंगे नहीं, 1 हफ्ते, ठीक है, 5 से 6 दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों का वाचन कब किया जाता है। तो कब किया जाता है ये जो है, तो अंकेक्षण के अंतिम दिन जो है ये किया जाता है, अंकेक्षण के अंतिम दिन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की समाप्ति के पश्चात कौन से स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक जन सुनवाई आयोजित की जाती है। तो ये जो है कौन से स्तर पर की जाती है, तो 36 का बिल्कुल सही आंसर है, जनपद पंचायत स्तर पर की जाती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की कंडिका 11 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही का दायित्व किसका है। तो किसका है यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा DPC और आयुक्त मनरेगा का। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है। तो मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा का जो है समिति का चयन कौन करता है, इसकी जो कमेटी बनती है इसका चयन कौन करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है केवल एक ग्राम सभा जो है ये करता है। नेक्स्ट है कितने समय में कम से कम 1 बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह में। नेक्स्ट है
प्रत्येक 6 माह में न्यूनतम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किए जाने की अनिवार्यता केंद्र सरकार द्वारा कब निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 30 जून 2011 को। तो यहाँ तक हमारा सामाजिक अंकेक्षण का जो है MCQ कंप्लीट होता है। मतलब अब इसके आगे हम देखेंगे हिंदी का MCQ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ हर टॉपिक से यहाँ पे मैंने आपके साथ MCQ शेयर किया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर और भी ज़्यादा आपको MCQ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं। और थ्योरी क्लास अगर नहीं भी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, मैं वो बंद करके डायरेक्ट आपके लिए MCQ लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, एक सेकेंड। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पक्षी शब्द का अगर पर्यायवाची की बात करें, पक्षी शब्द का जो यहाँ पे पर्यायवाची हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्विज। द्विज जो है इसका सही पर्यायवाची होगा। इसको खग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं, नपचर भी, गगनचर भी। तो ये जो है पक्षी शब्द का क्या हो जाता है? पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट है, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? तो अश्व जो है घोड़ा, उसके सभी पर्याय जो हैं कौन से ऑप्शन में जो है, तीनों के तीनों जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो घोड़ा का जो है पर्यायवाची है। तो इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ पे हमको देखना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 2 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, घोड़ा, तुरंग और है। घोड़ा, तुरंग और है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अंशु, प्रकाश, सविता, रश्मि। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सविता। सविता जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपेक्षा शब्द का पर्याय क्या होगा? अपेक्षा शब्द का जो है यहाँ पे सही अर्थ जो है यहाँ पे हो जाएगा आकांक्षा। नेक्स्ट है, बीमार शब्द में सही पर्यायवाची क्या है? तो बीमार शब्द में के सही पर्यायवाची यहाँ पे, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची देखें तो अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। व्याधिग्रस्त, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बीमार का यहाँ पे पर्यायवाची ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घोर शब्द का पर्याय क्या होगा? तो घोर शब्द की पर्याय की यहाँ पे बात करें तो कठिन जो है इसका पर्याय जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमायती शब्द का अर्थ क्या है? हिमायती शब्द का यहाँ पे देखें तो हिमायती का जो है सही पर्याय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 पक्षपाती जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सुधाकर जो है इसका पर्याय हो जाता है यहाँ पे शशांक। शशांक। नेक्स्ट है, खल शब्द का अर्थ क्या है? तो खल शब्द का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, खल शब्द का अर्थ की बात करें तो ये जो है दुष्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्याय शब्द है? विष शब्द का पर्याय यहाँ पे क्या है? तो गरल जो है इस विष शब्द का जो है पर्याय है। तो यहाँ तक हमने देख लिया हिंदी के MCQ। अगर यहाँ तक आपको सेशन मज़ेदार लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको थ्योरी क्लास चाहिए या नहीं, या सिर्फ MCQ चाहिए, तो मैं वो ज़रूर आप इस पे वर्क करूँगी, ठीक है। तो मैं इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए फिर MCQ लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तो आज तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें। आप लोगों के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। धीरे धीरे मैं बहुत आगे बढ़ूँगी, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। आपके मतलब आपके कारण ही मेरे कहीं ना कहीं इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।